सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। आज के अंबेडकर संदेश में आपका हार्दिक स्वागत है। पूर्ण सम्मेलन की समिति उप समिति संख्या 6 द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट का सारांश हम आपके समक्ष रखेंगे। मताधिकार कमेटी की 16 जनवरी 1931 को जो बैठक होती है, जिसमें बाबा साहब से संबंधित जो बाबा साहब के द्वारा यहाँ प्रस्तावों से संबंधित कुछ पैराग्राफ हैं जो मताधिकार कमेटी के द्वारा यहाँ प्रस्तुत किए जा रहे हैं। प्रथम गोलमेज सम्मेलन की हम बात करें सम्मानित साथियों, आज का अंबेडकर संदेश बेहद खास होने वाला है। बाबा साहब से संबंधित है क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर के प्रस्तावों से संबंधित कुछ पैराग्राफ जिनकी उप समिति संख्या 6 मताधिकार कमेटी ने निम्नलिखित पैराग्राफ के अनुसार सिफारिश की है, उन सिफारिशों को लेकर हम उपस्थित हो चुके हैं। इसी अंबेडकर संदेश के अंत में पूछेंगे हम एक महत्वपूर्ण प्रश्न आपसे। जो साथी अंत तक वीडियो को वॉच करेंगे वो निश्चित है उस प्रश्न का जवाब दे पाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का अंबेडकर संदेश। भाषा डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 5 से डॉक्टर अंबेडकर गोलमेज सम्मेलन में, इसी शीर्षक से आज का अंबेडकर संदेश BBAIC अर्थात बुद्धा बोधिसत्व अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर सारनाथ वाराणसी के सौजन्य से अब हम आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। पैराग्राफ 4(1) में ये कहा गया कि विशेषज्ञ मताधिकार आयोग की नियुक्ति की जाए, जिसे ये निर्देश दिए जाएं कि वह निर्वाचक मंडलों में तत्काल वृद्धि की व्यवस्था करे ताकि वह कुल जनसंख्या कम से कम 10% को, बल्कि इससे भी अधिक, लेकिन कुल जनसंख्या के 25% से अधिक नहीं, को मताधिकार दिलाए, बशर्ते कि पूरी जांच पड़ताल के बाद ऐसा करना व्यवहार्य और वांछनीय हो। दूसरा बिंदु है कि इस वृद्धि की व्यवस्था के साथ साथ आयोग को ऐसी योजना शुरू करने की संभावना पर विचार करना चाहिए जिससे उन सभी वयस्कों को जो प्रत्यक्ष मत के पात्र नहीं है 20-20 के प्राथमिक वर्गों में या किसी अन्य उपयुक्त ढंग से वर्गीकृत किया जाए, ताकि प्रत्येक वर्ग से एक प्रतिनिधि सदस्य का चुनाव किया जा सके। श्री जोशी, श्री शिवा, डॉक्टर अंबेडकर, श्री निवासन, श्री KT पाल और श्री जाधव इन प्रस्तावों को सर्वथा अपर्याप्त मानते हैं और उनका मत है कि वयस्क मताधिकार तत्काल शुरू किया जाना व्यवहार भी है और वांछनीय भी। पैरा नंबर 7 में उप समिति की यह राय थी कि मताधिकार आयोग को मतदान के लिए अतिरिक्त अर्हता के रूप में उपयुक्त शैक्षिक अर्हता तैयार करने की संभावना पर विचार करना चाहिए। पैरा नंबर 8, उप समिति ने इस पर सहमति व्यक्त की है कि वर्तमान सैनिक सेवा की अर्हता कायम रखी जाए और यह सिफारिश की कि मताधिकार आयोग को इस अर्हता के विस्तार पर विचार करना चाहिए ताकि सहायक तथा प्रादेशिक बलों में सेवा को शामिल किया जा सके। पैरा नंबर 9, उप समिति इस बात से सहमत हुई है कि महिलाओं के लिए विशेष अर्हताएं निर्धारित की जाए और ये सिफारिश की है कि मताधिकार आयोग को इस प्रश्न पर विशेष ध्यान देना चाहिए और उपलब्ध संस्था सांविधिक आयोग की सिफारिशों तथा उप समिति में प्रस्तुत इस सुझाव को देखते हुए सांविधिक आयोग के प्रस्ताव में उल्लिखित आयु सीमा को 25 से घटाकर 21 कर दिया जाए। सामान्य साथियों, बहुत महत्वपूर्ण बात यहाँ पे कही गई है। इसका तात्पर्य यह है कि पहले जो सीमित संख्या में लोग वोट डाल पाते थे उनकी आयु सीमा 25 वर्ष थी। सांविधिक आयोग के प्रस्ताव में उल्लिखित आयु सीमा को 25 से घटाकर यहाँ पर इस मताधिकार कमेटी ने कहा कि 21 वर्ष कर दिया जाए। सामान्य साथियों, वर्तमान में 18 वर्ष है, लेकिन उस समय 25 से घटाकर 21 वर्ष करने की बात पर सहमति बनी थी और उसके बाद 21 वर्ष कर दी गई थी। वयस्क मताधिकार की उम्र सीमा 21 वर्ष हुआ करती थी। सामान्य साथियों, श्री जोशी, श्री शिवाराव, डॉक्टर अंबेडकर और श्री निवासन पैराग्राफ 7, 8 और 9 में दिए गए प्रस्तावों से असहमत है। पैरा 13, उप समिति का विचार था कि मताधिकार के स्वयं विस्तार का कार्यक्रम निर्धारित करना उचित नहीं है, जिसने इस बात को वरीयता दी कि यह प्रश्न प्रत्येक प्रांतीय विधानसभा पर छोड़ दिया जाए कि वह नए संविधान के प्रवर्तन की तारीख के बीत जाने के 10 वर्ष बाद स्वविवेकानुसार मताधिकार का विस्तार कर सकता है। श्री जोशी, श्री शिवाराव, डॉक्टर अंबेडकर तथा श्री निवासन ने विचार व्यक्त किया कि मताधिकार के स्वमेव विस्तार की वरीयता निर्धारित की जाए। चर्चा में डॉक्टर अंबेडकर ने कोई टिप्पणी नहीं की। श्री NM जोशी द्वारा उप समिति संख्या 6 मताधिकार कमेटी की रिपोर्ट पर समिति के पूर्ण अधिवेशन 16 जनवरी 1931 में की गई जो टिप्पणियां हैं उसमें श्री जोशी कहते हैं पैराग्राफ 9 पर मैं एक मुद्दे को स्पष्ट करना चाहता हूं।
ये कहा गया है कि श्री जोशी, श्री शिवा राव, डॉक्टर अंबेडकर और श्रीनिवासन ने पैराग्राफ 7, 8 और 9 में दिए गए प्रस्तावों से असहमति व्यक्त की है। मैं चाहता हूं कि यह बात की जानी चाहिए कि हम महिलाओं की इस मांग के विरोधी नहीं हैं। हम महिलाओं की इस मांग के विरोधी नहीं है कि उनके लिए कुछ अर्हताएं निर्धारित की जाएं। दुर्भाग्यवश हमें विवश होकर यह दृष्टिकोण अपनाना पड़ा जो हमने समिति में अपनाया। उसका कारण यह था कि समिति ने कुल मतदाताओं की एक विशेष सीमा निर्धारित कर दी थी और ऐसी परिस्थितियों में हमारा यह कर्तव्य हो गया कि हम उन लोगों के हितों की रक्षा करें जिन्हें मताधिकार से वंचित किया गया है। क्योंकि यदि हम उन लोगों की पत्नियों को मत का अधिकार देने के सिद्धांत को स्वीकार करते हैं जिन्हें मताधिकार दिया गया है, तो उन लोगों को मताधिकार देने की सीमा जिन्हें मताधिकार नहीं दिया गया है निश्चय ही अधिक होगी। इस विशेष तथा कठिन स्थिति को देखते हुए जिसमें हमें डाल दिया गया था, हमें उन लोगों की पत्नियों को मत प्रदान करने का दृष्टिकोण अपनाना पड़ा जिन्हें मताधिकार मिला ही नहीं है। हम लिंग के आधार पर अयोग्यता ठहराने के विरोधी नहीं हैं। अध्यक्ष कहते हैं पैराग्राफ 9 को नोट कर लिया जाए। यानी कि यहाँ पर एक बात पुनः क्लियर हो जाती है कि बाबा साहब यहाँ महिलाओं के मत देने के अधिकार के विरुद्ध नहीं थे। ये बात यहाँ पर क्लियर है। बाबा साहब चाहते थे कि महिलाओं को भी वोट देने का अधिकार मिले और बाबा साहब तो यहाँ तक चाहते थे कि भारतवर्ष के हर उस नागरिक को मतदान करने का अधिकार मिलना चाहिए जो उस समय 21 वर्ष की अवस्था को पूरा कर चुका है। अर्थात वयस्क मताधिकार के पक्ष में लगातार बाबा साहब यहाँ खड़े हैं, अडिग हैं। इस बात को बाबा साहब कहते हैं। तो आज के अम्बेडकर संदेश को हम यहीं पर रोकना चाहेंगे इस प्रश्न के साथ कि मताधिकार की आयु सीमा 25 वर्ष से घटाकर कितने वर्ष करने का प्रस्ताव सांविधिक आयोग का जो प्रस्ताव था उसमें आयु सीमा को 25 वर्ष रखा गया था, लेकिन मताधिकार कमेटी के द्वारा कितने वर्ष रखने की यहाँ सिफारिश की गई है। आज का अम्बेडकर संदेश सारगर्भित था लेकिन महत्वपूर्ण था। इसलिए मेरे साथियों, ये अम्बेडकर संदेश बाबा साहब के सभी अनुयायियों तक जाना चाहिए। आज के अम्बेडकर संदेश को हम यहीं पर रोकेंगे। कल के अम्बेडकर संदेश में लेकर उपस्थित होंगे 16 जनवरी 1931 को उप समिति संख्या 7 की रिपोर्ट पर जो टिप्पणियां हुई है जो रक्षा विभाग से संबंधित है, हम बात करेंगे कल के अम्बेडकर संदेश में। आज दीजिए इजाजत। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय। जय भीम। सम्मानित साथियों, यदि आप हमारे इस चैनल आवाज का ऑफिशियल, जिस पर नियमित सुबह 5 बजे डॉक्टर अंबेडकर संदेश आपको मिलता है, आप हमारे इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारा आपसे निवेदन है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करें। सम्मानित साथियों, हम एक महत्वपूर्ण बात बताना उचित समझते हैं। बाबा साहब की अधूरी इच्छा के अनुरूप एक वैचारिकी सेंटर निर्माणाधीन है सारनाथ वाराणसी में, जहां पर 14,000 स्क्वायर फीट जमीन परचेज कर ली गई है रिंग रोड, ग्रीन सिटी, फरीदपुर, सारनाथ में। वैचारिकी सेंटर के प्रशासनिक ब्लॉक का निर्माण कार्य कंप्लीट हो चुका है। शानदार बेहतरीन प्रशासनिक ब्लॉक का निर्माण पूर्ण हो चुका है। आगे अब मुख्य भवन को बनाने की बारी हम सबकी है और इस हेतु आप दिए गए अकाउंट नंबर पर अपना अमूल्य योगदान कर सकते हैं। आज का अंबेडकर संदेश हम लेकर उपस्थित हुए थे मिशन नायक बुद्धमित्र मुसाफिर सर, राष्ट्रीय अध्यक्ष आवाज का नई दिल्ली की प्रेरणा में, और प्रस्तुतकर्ता क्रम में मैं स्वयं सर्वजीत आर्य, राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी, IIT सेल आवाज का नई दिल्ली। मिलेंगे नए डॉक्टर अंबेडकर संदेश में। तब तक दीजिए इजाजत। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय। जय।